हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा, हफ्ते में 2 बार जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उन क्वेश्चंस को हफ्ते में 2 बार मैं लेकर के आता हूँ, 2 बार मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको भी ये पता लगता है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो एग्जामिनर था वह किस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट किया करता था। इससे देखो आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि आपको आपके आगे आने वाले जो भी HPRCA के अंडर जो भी आगे वैकेंसीज आएंगी, उनमें आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जिन भी बच्चों की 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। बाकी इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल यह एक रिवाइज सेशन रहेगा। बट क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक की फैक्ट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 143 से शुरू करते हैं। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। तो सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है, तो वो किया जाता है विटामिन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि केमिकल कंपाउंड होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह स्टेटमेंट दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी फंक ने। और कब की थी, 1911 में की थी। क्योंकि डेट्स पर देखो आपको ज्यादा फोकस रखना है, डेट्स ही आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। अच्छा, ऑप्शन ए में है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है थाइमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कॉजेज। तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कारित करता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सिंपल आपसे पूछा गया है। तो वो कौन सा रोग होता है, तो वो होता है क्वाशियोरकर रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो प्रोटीन की यहाँ पे बात आई है, प्रोटीन की कमी से एक तो होता है क्वाशियोरकर रोग, ये आपको पता होना चाहिए। और एक आपको ध्यान में रखना है मरासमस रोग। तो एक तो आपको पता चल गया क्वाशियोरकर रोग, और एक आपको ध्यान में रखना है मरासमस रोग। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं और बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है तो टॉरिसेली ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में है JL बेयर्ड। तो JL बेयर्ड ने किसका जो है तो आविष्कार किया था, तो टीवी यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किन्होंने किया था, तो वो किया था JL बेयर्ड ने। अच्छा, ऑप्शन बी में है W रॉन्टजन। तो रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था, तो एक्स रेज का आविष्कार देखो किसने किया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो एक्स रेज का आविष्कार जो है तो किन्होंने किया था, तो वो किया था रॉन्टजन के द्वारा। और कब किया था, डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए, 1895। बाकी ऑप्शन सी में है टॉरिसेली, वो हमने देख लिया। बैरोमीटर का आविष्कार जो है तो टॉरिसेली ने किया था। ऑप्शन डी में है थॉमस बैरी। थॉमस बैरी हमें किसके लिए जाने जाते हैं, तो थॉमस बैरी यह इनको जो है तो फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज। तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम देखो आपसे पूछा गया है, तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह बार बार देखो पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन ऋग्वैदिक सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन। तो निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक समाज में अज्ञात था, तो अज्ञात कौन सा था, देखो ऑप्शन देखो, तो वो है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। ऑप्शन बी में है पर्दा प्रथा यानी कि पर्दा सिस्टम। ऑप्शन सी में है बहुपति प्रथा यानी कि पोलेंड्री। और ऑप्शन डी में है बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऋग्वैदिक समाज में अज्ञात था, तो देखो ऋग्वैदिक समाज में बहुविवाह भी होता था, पर्दा प्रथा भी होती थी, बहुपति प्रथा भी होती थी, बट बाल विवाह चाइल्ड मैरिज जो है तो नहीं होता था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ऋग्वेद की बात आई है, तो ऋग्वेद आप सभी को पता है टोटल वेद कितने हैं, तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो वह है 4। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया,
और अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद की स्पेसिफिक रूप से हम यहाँ पर बात करें तो इसमें टोटल मंडल कितने हैं, तो इसमें मंडल होते हैं 10। इसमें टोटल सूक्त कितने हैं, तो वह है 1028 सूक्त। और इसमें टोटल ऋचाएं कितनी हैं, यानी कि मंत्र कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10,462। ये बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि हम बहुत पहले डिस्कस किया करते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था, तो ध्यान में रखना ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता था। और अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में टोटल कितनी बार किया गया है, तो वो किया गया है 176 बार। ये बेसिक से क्वेश्चंस हम बहुत पहले देखो डिस्कस किया करते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू। तो कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय जो है तो किसे दिया जाता है, तो प्रसार किन्होंने किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो तो श्रवण बेलगोवा जो कि कर्नाटक में पड़ता है, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, या फिर हम कहें संथरा पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और कब किया था, 298 बीसी में। अच्छा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आ ही गई है, तो चलो इनसे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे, तो यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। फिर उसके बाद इनका एक युद्ध होता है, जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध होता है 305 बीसी में। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। बदले में क्या होता है, बदले में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और बदले में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान वो भी किसको देता है, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। बाद में चल करके 298 बीसी में, 298 बीसी में मैंने आपको क्या बताया, संथरा पद्धति के द्वारा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और कहां पर त्यागे थे, श्रवण बेलगोवा जो कि कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है कर्नाटक में, तो वहां पर त्याग दिए थे। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमने किसके बारे में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो वो था बिंदुसार। और बिंदुसार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को यह मानता था, तो किस संप्रदाय का जो है तो बिंदुसार अनुयायी था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आपके हमिरपुर बोर्ड में पूछा गया है। बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो वो था अशोक। और अशोक से संबंधित बहुत से पॉइंट्स हम हर बार डिस्कस करते हैं, जैसे कि 269 269 बीसी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। 261 में इसने जो है तो कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण की चर्चा इसके 13वें नंबर के शिलालेख में है। ये बहुत से की पॉइंट्स हम बार बार डिस्कस करते हैं, तो बार बार ही आपको इनको रिवाइज करना है। रिवाइज से देखो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। 149 की बात करें, द चोला एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, तो किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, तो चोल साम्राज्य की यहाँ पे बात आई है। और आपसे पूछा गया है कि किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, तो वो पहुंचा था राजेंद्र चोल फर्स्ट के शासनकाल में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन से संबंधित भी बहुत से की फैक्ट बनते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी विजयालय ने। और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर को बनाया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजेंद्र चोल फर्स्ट की। एक तो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था, तो वो राजेंद्र चोल फर्स्ट के ही शासनकाल में पहुंचा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी, तो इन्होंने देखो गंगई कोट चोलपुरम की उपाधि धारण की हुई थी। अब गंगई कोट चोलपुरम की उपाधि इन्होंने धारण क्यों की हुई थी, क्योंकि पाल वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महिपाल। तो पाल वंश के शासक महिपाल को इन्होंने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, यह महिपाल जो है तो पाल वंश का शासक था। और पाल वंश की गद्दी कहाँ पर हुआ करती थी, बंगाल की साइड हुआ करती थी। और बंगाल में कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है गंगा नदी। तो वहीं से इसने देखा कि मैंने गंगा को जीत लिया, इसलिए इन्होंने खुद को उपाधि दे दी थी गंगई कोड चोलपुरम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी राजेंद्र चोल फर्स्ट, इनके देखो गुरु का नाम बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो इनके गुरु का नाम था ईशान शिव पंडित, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ईशान शिव पंडित थे यह कौन से धर्म को मानते थे, आई थिंक ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है, तो यह शैव धर्म को मानते थे। तो यहाँ से देखो जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पौड़ी मेला हिमाचल के कौन से जिले में मनाया जाता है, तो यह लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लाहौल स्पीति में यह मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं शिमला, ऑप्शन बी में है शिमला। शिमला में देखो पत्थर का खेल लगता है, सिप्पी मेला मनाया जाता है, भैंसों का मेला मनाया जाता है, तो ये शिमला में मनाए जाते हैं। उसी की तरह बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में आप सभी को पता है नलवाड़ी मेला मनाया जाता है, मारकंडा मेला मनाया जाता है, गुग्गा मेला हो गया और नैना देवी मेला हो गया।
तो ये सारे मेले कहाँ पर, तो ये बिलासपुर में मनाए जाते हैं। उसी के अलावा मंडी की अगर बात करें तो मंडी में माहूनाग मेला, शीतला देवी मेला और शिवरात्रि मेला, तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो यह मंडी जिले में मनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बावन द्वादशी मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिरमौर के नाहन में। उसी के साथ पंचगोत्रा मेला, तो पंचगोत्रा मेला भी आपको पता होना चाहिए, यह कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है ऊना जिले में। चैत्रोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो चैत्रोल उत्सव ये भी सिरमौर में लगता है। ये कुछ एक क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। 130 की बात करें, रानी खैरगढ़ी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो रानी खैरगढ़ी हिमाचल के कौन से जिले से संबंधित है, मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। रानी खैरगढ़ी यह हिमाचल के मंडी जिले से संबंधित थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको वो भी बताया हुआ था, रानी खैरगढ़ी, इनको खैरगढ़ी क्यों बोलते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है खैरगढ़, तो वहीं की थी ये, तो इसलिए इनको रानी खैरगढ़ी बोलते थे। तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, इनका रियल नेम क्या था, इनका असली नाम क्या था, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको आता है, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में बताओ कि रानी खैरगढ़ी का संबंध, या तो रानी खैरगढ़ी का जो असली नाम है वह क्या है। बाकी कुछ और नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि किंकरी देवी आपसे पूछा जाता है। किंकरी देवी का संबंध जो तो किस रियासत से है या फिर किस जिले से है, तो किंकरी देवी का संबंध जो तो जिला सिरमौर से है, और सिरमौर से ही पंडित पद्मदेव आते हैं और चौधरी शेर जंग भी आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार रानी नैना देवी ये भी आपसे पूछा जाता है। आपको देखो कंफ्यूज यहाँ पर किया जाता है, जब भी आपसे पूछेंगे रानी नैना देवी इनका संबंध कौन से रियासत से है, तो इनका संबंध है चंबा रियासत से। बट जब भी आपसे पूछेंगे माता नैना देवी, अब माता नैना देवी इनका मंदिर कहाँ पर है, तो वह है बिलासपुर में। तो यह कहाँ से संबंधित हो जाएंगी, तो यह बिलासपुर से संबंधित हो जाएंगी। तो रानी नैना देवी यह चंबा से हैं, जबकि माता नैना देवी यह कहाँ से हैं, तो यह बिलासपुर जिले से संबंधित है। बाकी कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि आपसे पूछा जाता है गंभरी देवी, तो गंभरी देवी यह कहाँ से संबंधित हैं, आपसे पूछा जाता है गंभरी देवी, तो ये कहाँ से हैं, तो ये भी बिलासपुर जिले से ही संबंधित हैं। यशपाल भी देखो आपसे पूछा जाता है, तो यशपाल भी कहाँ से संबंधित है, तो यह हमीरपुर जिले से संबंधित है। तो ये कुछ एक बेसिक से की फैक्ट मैंने आपको बताया। जैसे कि सौरभ कालिया भी आपसे पूछा जाता है, तो सौरभ कालिया हो गए, और उसके अलावा विक्रम बत्रा हो गए। तो सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध या तो कांगड़ा के पालमपुर से है। तो इसी तरह देखो बेसिक से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वही बेसिक क्वेश्चंस आपको बार बार पढ़ने हैं। द फाउंडर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज, तो बुशहर रियासत के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बुशहर रियासत के संस्थापक हमने देख लिए, अब इनके अंतिम शासक कौन थे, तो बुशहर के अंतिम शासक कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो अंतिम शासक थे पद्म सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, लवी मेले की शुरुआत किन्होंने की थी, तो रामपुर में जो लवी मेला मनाया जाता है उसकी शुरुआत देखो राजा केहरी सिंह के द्वारा करवाई गई थी, जो कि एक बुशहर के राजा थे। और इन्होंने ही जो है तो अजान बाहु और छत्रपति की उपाधि किनको मिली हुई थी, तो वो भी राजा केहरी सिंह को ही मिली हुई थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। 132 की बात करें, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी ऑब्वियसली नगरकोट में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 133 की बात करें, द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वॉज, तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, आप सभी को पता है बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, तो वो था कीरग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम था, तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी में है ब्यासपुर, तो ब्यासपुर कह लो या फिर कहलूर कह लो, तो यह जो है तो बिलासपुर का पुराना नाम था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी में है धमेरी, धमेरी किसका पुराना नाम था, तो नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो वो था धमेरी। कुछ और भी आपसे देखो पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आपके एग्जाम में पूछा गया था देवरा, तो देवरा कहाँ का पुराना नाम था, तो यह जुब्बल का पुराना नाम था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बनेर जो है तो किसका पुराना नाम था, तो बनेर जो है तो सुंदर नगर का पुराना नाम था। तो ये भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, लाम्बाडुग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लाम्बाडुग जल विद्युत परियोजना हिमाचल के कौन से नदी पर जो है तो निर्मित है, तो लाम्बाडुग जल विद्युत परियोजना यह ब्यास नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि लाम्बाडुग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह कौन से जिले में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जिला कांगड़ा में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और की अगर बात करें, जैसे कि गिरी परियोजना हो गई, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह सिरमौर में पाई जाती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी देखो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और परियोजनाएं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रुकटी परियोजना हो गई, तो ये कहाँ पर है, तो यह किन्नौर जिले में है। कौन सी नदी पर यह निर्मित है, तो सतलुज नदी पर यह निर्मित है।
कितनी इसकी कैपेसिटी है, 1.5 मेगावाट इसकी देखो टोटल कैपेसिटी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हरिराय मंदिर हिमाचल के कौन से जगह पर स्थित है? हरिराय मंदिर कहाँ पर है? तो यह जिला चंबा में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ एक मंदिर में आपको बताता हूँ, जैसे कि सिरमौर के कुछ एक मंदिर आपको पता होने चाहिए, जिनमें बाला सुंदरी मंदिर हो गया, गायत्री मंदिर हो गया, शेरगुल मंदिर हो गया, देई साहब मंदिर हो गया। तो ये कहाँ पर है? तो ये है जिला सिरमौर में। हमीरपुर के कुछ एक मंदिर में आपको बताता हूँ, जिनमें मुरली मनोहर मंदिर हो गया, गसोता मंदिर हो गया, नरवदेश्वर मंदिर हो गया, बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया। तो ये कहाँ पर है? तो ये है हमीरपुर जिले में। उसी तरह एक और आपसे पूछा गया था संध्या देवी मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संध्या देवी मंदिर जो है तो कुल्लू में पड़ता है, और कुल्लू में भी देखो एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी गई थी, तो कुल्लू में यहाँ पड़ता है जगत सुख में। ये वाला पॉइंट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लग रही होंगी तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करंट्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट ड्यू टू। तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो वो होती हैं कोरियोलिस फोर्स, यानी कि कोरियोलिस बल के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था? ये है हमारा ग्लोब। ऊपर क्या है? तो वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे क्या है? तो वो है साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, अब कोरियोलिस फोर्स देखो क्या कहती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कोरियोलिस बल है, यह कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वह अपनी दाईं ओर जो है तो विक्षेपित हो जाएंगी इस तरह, और ये जो साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर हवाएं जो है तो अपनी बाईं ओर विक्षेपित होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कोरियोलिस बल है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वो अपनी दाईं ओर विक्षेपित होंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वो अपनी बाईं ओर विक्षेपित होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोरियोलिस बल के प्रभाव का वर्णन किसने किया था? तो वो किया था गैस्पर्ड कोरियोलिस ने। और कब किया था? तो देखो 1835, या फिर कई बार देखो एक्सेप्शन बनता है 1844 भी कई बार ऑप्शन में दिया गया आता है। तो ये दोनों की दोनों डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने आपको क्या बताया? कोरियोलिस बल के प्रभाव का वर्णन किसने किया था? तो वो किया था गैस्पर्ड कोरियोलिस ने। और ये गैस्पर्ड कोरियोलिस है, ये कहाँ का निवासी था? तो यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है, इसी को देखो फेरल का नियम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फेरल्स लॉ किसे कहा जाता है? तो वो भी कोरियोलिस फोर्स को ही कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 160 की बात करें, विच इज नॉट ए वार्म करंट। तो कौन सी गर्म धारा नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेंगुएला की धारा एक गर्म धारा नहीं है, यह एक ठंडी धारा है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुरोशियो हो गई, गल्फ धारा हो गई, और ब्रिटिश कोलंबियन करंट हो गई। ये सारी की सारी देखो हॉट यानी कि गर्म जल धाराएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी हैं? उनमें एक तो हमने देख ली बेंगुएला की धारा, उसके अलावा कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए? उसके अलावा लेब्राडोर की धारा हो गई, फॉकलैंड की धारा हो गई, कैलिफोर्निया की धारा हो गई, और पेरू की धारा। पेरू की ही जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो कुछ एक ठंडी जलधाराएं मैंने आपको बताई जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और गर्म जलधाराएं भी आपको पता चल गई कुछ एक, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। 161 की बात करें, विच स्टेट हैज अबंडेंट ब्लैक सॉइल। तो किस राज्य में प्रचुर काली मिट्टी पाई जाती है? तो एक तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, और एक यह गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, करेल मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मैंने आपको क्या क्या बताया? इसी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, इसी को देखो लावा मिट्टी कहा जाता है, इसी को करेल मिट्टी कहा जाता है, और इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी ये जो काली मिट्टी है, इसी में कपास की खेती भी की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है गुजरात राज्य। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन से देखो आप सभी को पता होना चाहिए। 162 की बात करें, विच इज नॉट ए रबी क्रॉप। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब रबी की फसल कौन सी होती है जिनको हम ठंड में बोते हैं?
ठंड में बोते हैं, यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर में हम जिनको बोते हैं। अब नवंबर या फिर दिसंबर में बोते हैं तो उनमें गेहूँ हो गई, अलसी हो गई, जौ हो गई। बट यहाँ पर दिया गया है चावल। चावल देखो एक रबी क्रॉप नहीं है, क्योंकि इसको हम कब बोते हैं? तो आजकल ही जो है चावल यानी कि धान का सीज़न चला हुआ है, ये आप सभी को पता होगा। यानी कि यह एक खरीफ क्रॉप हो गई, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो कौन-सी एक रबी फसल नहीं है? तो चावल एक रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़े बहुत इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि एंटोनिम आपसे पूछा गया है किंडल का। अब किंडल का एंटोनिम अगर आपको बताना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किंडल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं जलाना। अब जलाना इसको बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश क्या होता है? तो वो होता है बुझाना या फिर समाप्त करना। उसी की तरह 164 की बात करें, वन वर्ड आपको दिया गया है, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हिप्पी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 165 की बात करें, वी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस, तो इसका क्या हो जाएगा? 165 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट बाय द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीनिंग आपको बताना है ईडम का, यानी कि एक ईडम आपके पास दी गई है, एक मुहावरा आपके पास दिया गया है, बाय फेयर मीन्स और फॉल। तो इसका देखो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। 166 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 167 की बात करें, माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। 168 क्वेश्चन की बात करें, पराजय में कौन सा देखो उपसर्ग हो जाएगा? तो पराजय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा परा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 169 की बात करें, धरती का पर्यायवाची देखो आपसे पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा धरणी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करें, बाई पच जाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो बाई पच जाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शांत होना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को रिवाइज करना चाहते हैं, जो आपके आगे आने वाले टीजीटी कमीशन या फिर आपके आगे आने वाले एचपीआरसी के अंडर जो भी वैकेंसीज आएंगी, उनमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो अभी स्क्रीन पर आप रिवाइज सीरीज करके एक लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।